सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं की तीसरी कविता फूल और कांटा पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पूर्व हम इसके कवि के बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी है। इन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की, जिसमें से एक प्रसिद्ध कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए पहले कवि से परिचय पढ़ते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। यह प्यारी कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है और यही फूल और कांटा के कवि भी हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिओध की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया है। प्रिय प्रवास नामक काव्य कृति उन्होंने लिखी, जिन्हें खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया था। यह बहुत बड़ी उपाधि है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। अर्थात बहुत सारी कविताओं की रचना उन्होंने की और इन कविताओं में बच्चों के लिए ही ज्यादातर कविताएं रचित हैं। तो आइए अब कविता का अध्ययन करते हैं। फूल और कांटा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित एक सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी के कर्म ही होते हैं जो उसे महानता के शिखर तक ले जाते हैं। इसमें उसके जन्म या कुल का कोई योगदान नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए कवि ने फूल और कांटे का उदाहरण देते हुए कविता द्वारा प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। कवि फूल और कांटे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि फूल और कांटे एक ही जगह पैदा होते हैं, एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। चांद की रोशनी भी दोनों पर एक समान बराबर मात्रा में पड़ती है। एक समान परिवेश व वातावरण मिलने पर भी फूल और कांटे का स्वभाव अलग अलग होता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति के कर्म महान होने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हम अच्छे कहलाएंगे। केवल अच्छे कुल में जन्म लेने से हम बड़े नहीं हो जाते या हम महान नहीं हो जाते। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जगत का अर्थ है यहाँ संसार। पालता मतलब होता है पालन पोषण करना। एक ही सी होता है एक समान, और चांदनी चांद की रोशनी। तो इस कविता की व्याख्या हम करते हैं कि है जन्म लेते जगत में एक ही, कि फूल और कांटे के बारे में कवि यहां बात कर रहे हैं। फूल और कांटे का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि फूल और कांटा एक ही संसार में जन्म लेते हैं। दोनों का एक ही संसार में जन्म हुआ है। एक ही पौधा उन्हें है पालता और उनका पालन पोषण एक ही पौधे ने किया है। अर्थात वह एक ही परिवेश में रहे हैं, एक ही पौधे के साथ पले हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग होते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी, दोनों पर रात होने पर चांद एक समान रोशनी डालता है, एक समान चांदनी पड़ती है। तो यहां कवि कह रहे हैं कि दोनों फूल और कांटा एक ही समान परिवेश में, एक ही वातावरण में पले बड़े हो रहे हैं, परंतु फिर भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह का अर्थ होता है वर्षा, वही मतलब बहना, सदा, हमेशा, ढंग, स्वभाव। तो कवि यहां कहते हैं
मेह उन पर है बरसता एक सा, कि बरसात का पानी फूल और कांटे पर एक समान, एक बराबर बरसता है। एक ही उन पर हवाएं हैं बही, कि एक ही समान हवाएं बहती हैं। अर्थात दोनों के लिए बारिश का बरसना और ठंडी हवाएं एक ही समान चलती हैं। इसमें दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जैसा व्यवहार फूल के साथ होता है, वैसा व्यवहार ही कांटे के साथ भी किया जाता है। पर सदा ही है यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। परंतु सब कुछ एक समान मिलने पर भी समय यही दिखाता है कि दोनों के स्वभाव, दोनों के व्यवहार में बहुत फर्क होता है। कहने का आशय यह है कि एक समान पालन पोषण मिलने पर भी दोनों का स्वभाव, दोनों का व्यवहार एक समान नहीं होता। दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है, जबकि दोनों को समान परिवेश, समान वातावरण ही मिला है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, और प्यारी तितलियों का पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। वर का अर्थ है सुंदर, वसन वस्त्र, पर पंख, कतर काटना, भौर भवरा, वेद मतलब घायल, श्याम काला, तन शरीर। तो यहाँ कांटे के स्वभाव के बारे में बात हो रही है। इससे पहले वाले पद्यांश में हमने पढ़ा था कि फूल और कांटा का पालन पोषण एक समान हुआ है, परंतु इस पद्यांश में आप देखेंगे कि कांटे का स्वभाव बताया गया है कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, कि जो कांटा है किसी की उंगली में चुभ जाता है और किसी के सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है, जबकि उसका पालन पोषण बहुत अच्छे परिवेश में हुआ है। और प्यारी तितलियों का पर कतर, और जो सुंदर प्यारी तितलियां होती हैं उनके परों को भी फाड़ देता है, उनके परों को भी काट देता है। भौर का है वेद देता श्याम तन, और जो भंवरे होते हैं उनके भी श्याम तन को, श्याम मतलब काला, वो काले रंग के होते हैं भंवरे जो फूलों पर मंडराते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि भौर का है वेद देता श्याम तन, कि भौरे का भी श्याम तन, काला शरीर, वह भेद देता है, घायल कर देता है। अर्थात कांटे का स्वभाव घायल करना है, चीजों को फाड़ना है, काटना है, तो वह वही कार्य करता है। जबकि कांटे को अभी पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, उसको भी बहुत ही प्यार से पाला गया है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव हानिकारक है, दूसरों को हानि पहुंचाना ही है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से, है सदा देता कली दिल की खिला। अनूठा मतलब होता है सुंदर, निज अपनी, सुगंधी सुगंध खुशबू, निराले अनोखे सुंदर, सदा हमेशा, और कली दिल की खिलाना प्रसन्न कर देना। यहाँ पर फूल के स्वभाव का वर्णन किया गया है जो कांटों के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। जबकि फूल और कांटा दोनों समान परिवेश में पैदा हुए हैं, दोनों समान परिवेश में पले और बड़े हुए हैं। यहाँ कवि कहते हैं फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, कि फूल जो है वो तितलियों को अपनी गोद में ले लेता है और भंवरों को भी अपना अच्छा व बढ़िया रस पिलाता है। आप जानते हैं कि तितलियां सुंदर फूलों पर बैठती हैं और फूल उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। वहीं जो भंवरे हैं वो फूलों पर बैठकर उनका रस पान करते हैं, उनका रस पीते हैं और फिर भी फूल उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। तो कवि यहाँ फूल के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि फूल का स्वभाव कैसा होता है। निज सुगंधी ओ निराले रंग से, है सदा देता कली दिल की खिला। अपनी सुगंध और रंग बिरंगे रंगों से
फूल हमेशा ही दिल में खुशी की कली खिला देता है, अर्थात खुशी के रंग भर देता है। कहने का आशय यह है कि फूल के कोमल स्वभाव व सुगंध से दिल खुश हो जाता है, दिल बागबां हो जाता है। जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते देखते हैं और उसकी खुशबू सूंघते हैं, तो हमारा मन अपने आप ही बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ आपने फूल का स्वभाव देखा कि फूल भी उसी परिवेश में पला बड़ा है, लेकिन फूल दूसरों को खुशी देता है, दूसरों को प्रसन्न करता है। वहीं कांटा दूसरों को घायल करने का कार्य करता है। पहले पद्यांश में हमने फूल के बारे में पढ़ा, दूसरे पद्यांश में हमने कांटे के बारे में पढ़ा और अब इस पद्यांश में हम फूल और कांटे को तुलना कर रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं यहाँ, खटकता है एक सबकी आंख में। खटकना मतलब होता है बुरा लगना। दूसरा है सोहता सुर शीश पर। सोहता मतलब अच्छा लगना, सुर मतलब देवता, शीश मतलब सर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। बड़ाई मतलब होता है तारीफ, कुल मतलब वंश। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कसर मतलब कमी, बड़प्पन मतलब बड़े होने के गुण। तो कवि यहाँ कह रहे हैं फूल और कांटे की तुलना करते हुए, खटकता है एक सबकी आंख में, कि जो कांटा है वो अपने स्वभाव, अपने व्यवहार के कारण सभी की आंखों में खटकता है, अर्थात सभी को वह अच्छा नहीं लगता। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और दूसरा जो है फूल जो है वो देवताओं के सिर पर विराजमान होता है। सज्जन व्यक्तियों को भी फूल अच्छा लगता है, अर्थात फूल और कांटे अपने स्वभाव के कारण ही, अपने स्वभाव और व्यवहार के आधार पर ही मान और सम्मान समाज में पाते हैं। यहाँ कवि कहते हैं किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, कि कुल की बड़ाई किस तरह काम दे। अगर कोई अच्छे कुल में पैदा भी हुआ है, किसी ने अच्छे कुल में जन्म भी लिया है, लेकिन उसमें बड़प्पन नहीं है, तो उसका कुल किसी काम का नहीं है, क्योंकि कुल की प्रशंसा तभी होगी जब व्यवहार व्यक्ति का अच्छा होगा। तो अगर किसी का व्यवहार अच्छा है, कोई दूसरों की मदद करता है, उसमें बढ़प्पन के गुण हैं, तभी उसका कुल किसी काम का है। अर्थात कुल के बड़े होने से, उच्च कुल की प्रतिष्ठा होने से कोई सम्माननीय, कोई अच्छा नहीं हो जाता। यहाँ कवि यही कह रहे हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, कि किसी व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में बढ़प्पन की कमी हो तो उसे उच्च कुल भी उसकी प्रतिष्ठा को नहीं बचा सकता, उसके मान सम्मान को नहीं बचा सकता। कहने का आशय है कि बढ़प्पन आपके स्वभाव में ही दिखता है, ना कि आपके वंश व प्रतिष्ठित खानदान से। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि फूल और कांटा दोनों एक ही परिवेश में पैदा हुए हैं, एक ही परिवेश में पले बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी फूल का सम्मान किया जाता है, उनका मान किया जाता है, लेकिन कांटे को सम्मान नहीं मिलता। कांटे को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता, केवल उनके व्यवहार के आधार पर। अगर किसी का व्यवहार ही सही नहीं है, उसका स्वभाव ही सही नहीं है, तो वह स्वभाव कभी भी समाज में मान सम्मान के योग्य नहीं माना जाता। इस कविता से कवि यह बताना चाहते हैं कि आपके कुल की वजह से समाज में आपकी प्रशंसा नहीं होगी, आपके कर्मों की वजह से समाज में आपको जाना जाएगा। तो अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको प्रतिष्ठित बनना है, अगर आपको समाज में मान सम्मान पाना है, तो आपको अपना व्यवहार, अपना स्वभाव अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, दूसरों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, आपसी प्रेम भाव रखना होगा, तभी समाज में आप अच्छे मान सम्मान के योग्य माने जाएंगे। इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि कुल के बड़े होने से कुछ नहीं होता, मनुष्य के, मानव के कर्म बड़े होने चाहिए।
कर्म अच्छे हैं तो आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। और अगर कर्म अच्छे नहीं है तो आपका कोई भी सम्मान नहीं करेगा। तो आज हमने कविता पढ़ी फूल और कांटा। उम्मीद करती हूं आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।